वेलकम टू केमिस्ट्री कली। लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे 70 क्वेश्चंस और एमसीक्यूज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर ऑफ कराची बोर्ड। और लास्ट वीडियो जो थी हमारी ये थी पार्ट 3 जिसमें हमने 70 तक कवर किए थे और बाकी पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसकी भी मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप सारे पार्ट्स वहां से देख सकते हैं। तो चलें चलते हैं अपने 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 71 क्वेश्चन है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर्ड रिलेटिव टू द मास ऑफ, तो इसका आंसर होगा हमारे पास कार्बन 12। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इसको करने के लिए हम अगर बुक रीडिंग कर लें अपनी इनिशियल चैप्टर्स की तो हम इस तरह के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 72 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस बात को और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि हमारे जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम उस हिसाब से अपने ऑप्शंस देखें तो उसका आंसर होगा NaCl। अब आयोनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्यों नहीं होते और कोवेलेंट कंपाउंड्स के क्यों होते हैं, तो इसका जो रीजन है, इसकी जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसकी मैं एक लिंक शेयर कर देती हूँ। एक मुझे वीडियो मिली, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन जो इसका कोर रीजन होता है वो होता है आपकी डायरेक्शनल बॉन्डिंग। अब उस डायरेक्शनल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, तो बिल्कुल उसको अगर मैं किसी एग्जाम्पल से आपको बताऊं तो इस तरीके से होगा कि आप एक चीज सपोज करें, एक होती है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, अब मैग्नेटिक फोर्स जो होती है उससे किसी भी दो तरह के मैग्नेट या एलिमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं, बट यहाँ एक चीज बहुत मैटर करती है, उनकी डायरेक्शन। उनकी डायरेक्शन अगर सही तरीके से होगी तभी वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, मगर डायरेक्शन में थोड़ा सा भी डिफरेंस आया या उनकी प्लेसमेंट में डिफरेंस आता है तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी कर जाती है। अब दूसरा क्या केस होता है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, वो फॉर एग्जाम्पल आप अर्थ और मून को देखें। अब अर्थ और मून किसी भी डायरेक्शन से आपस में एक दूसरे के पास आएंगे तो उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहेगी। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए बताने की थी। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उस तरह के होते हैं हमारे आयोनिक कंपाउंड्स। और ये जो मैंने आपसे बात की ये डायरेक्शन की, मैग्नेटिज्म में हमारे पास इस तरह के होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो ये एक एग्जाम्पल थी बिल्कुल इनको समझाने के लिए। बाकी और डिटेल्स आपको इसके बारे में चाहिए होंगे कि आयोनिक कंपाउंड डायरेक्शन की वजह से क्यों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता, तो आप इसकी वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन ओनली कंपाउंड्स। तो पहला है एयर, पोटेशियम, वाटर। तो इसमें सबसे पहले एयर हमारे पास मिक्सचर हो गई तो हम बाकी देखेंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें तो पहली चीज ही कंपाउंड नहीं है, क्योंकि हमें तो ओनली कंपाउंड्स देखने हैं। सेकेंड है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो तीनों एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आती है शुगर, सॉल्ट एंड एसिटिक एसिड। तो ये जो सी है हमारे पास, सी होगा हमारा आंसर, बिकॉज इसमें सॉल्ट, शुगर, एसिटिक एसिड तीनों ही कंपाउंड्स हैं। 74 क्वेश्चन है 1 AMU इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि इस तरह के क्वेश्चन और आगे भी आएंगे कि 1 AMU इज इक्वल टू, कभी ग्राम्स में आपको दिया होगा, कभी केजी में दिया होगा। तो आप ना ऐसा नहीं करें कि आपने केजी में भी याद कर ली, आपने ग्राम्स में भी याद कर ली, क्योंकि ये MCQ याद करने वाला है, समझने का तो है नहीं। तो किसी भी एक में याद करें, ठीक है, या तो केजी की वैल्यू याद कर लें या तो आप ग्राम्स की वैल्यू याद कर लें, और फिर जब क्वेश्चन में आए तो आप उसको उस हिसाब से वेरी करते रहें। तो अगर 74 में आपको केजी के हिसाब से आप याद कर लेते हैं फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में, तो जब आगे मैंने इसमें ग्राम्स में भी दिया हुआ है तो अब मैं बताऊंगी कि अगर ग्राम्स के यूनिट्स आ जाएं वहां पे और आपको केजी के यूनिट्स अवेलेबल ना हो या किसी और तरह के यूनिट्स आ जाएं उसमें केजी नहीं है बाकी सारे हैं, तो तब आपको किस तरीके से देखना होगा कि आप केजी को कैसे कन्वर्ट करेंगे उसमें। ठीक है, तो उसमें देखते हैं। तो एक चीज बस याद कर लें,
1.66 इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg हमारे पास एक AMU की वैल्यू होती है। ओके, अब क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास सबसे पहले हमें यहाँ देखने हैं यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि हमें इतनी इजी चीज़ तो पता है कि H2O के 1 + 1 + 16 हमारे पास आ जाता है। मेन चीज़ होती है कि यूनिट्स कौन से लगेंगे, ठीक है, और सारे में 18 भी है। तो मॉलिक्यूलर मास के जो मेन यूनिट्स होते हैं वो ग्राम्स पर मोल होते हैं। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कन्फ्यूजन करते हैं कि एक हाइड्रोजन का जो मास होता है ना वो 1 ग्राम होता है। तो मॉलिक्यूल तो बहुत ही छोटा होता है, उसका 1 ग्राम तो हो नहीं सकता, क्योंकि मॉलिक्यूल की नज़र से देखें तो 1 ग्राम तो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो जो रियल यूनिट्स होते हैं वो होते हैं ग्राम्स पर मोल के। एक मोल का कितना यूनिट होगा, और एक मोल में आपको पता है कितने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 18 ग्राम्स पर मोल। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन दिस। ये जो भी मुश्किल सा लिखा है कंपाउंड का नाम, तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ ऑक्सीजन के काउंटिंग करनी है, एडिशन करनी है। तो इसमें 5 हो गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा है, देन ये 1 और 4 ऑक्सीजन्स, तो टोटल कितने हो गए ये मिला के हमारे पास हो जाएंगे 10, ठीक है। इसमें सिर्फ एडिशन करना है और कुछ नहीं करना। देन आता है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज। तो ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, आप 9 मैट्रिक से फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी ये पढ़ते हुए आते हैं। तो इसका बेसिक आंसर है केजीज। द मटेरियल ऑफ केमिकली आइडेंटिकल पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ मिक्सचर, सॉल्यूशन, एलिमेंट्स, ऑल ऑफ देम। तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स, तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ये सिर्फ एलिमेंट्स की होती है। व्हाट इज रिवर वाटर। अच्छा, सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि ये आंसर क्यों है। अब रिवर वाटर पे एक मिक्सचर होता है, हमारे पास रिवर वाटर एक मिक्सचर होता है। अब क्यों होता है मिक्सचर, कोई कह सकता है कि ये कंपाउंड क्यों नहीं होता, मतलब चलो एलिमेंट्स तो हो नहीं सकता, मॉलिक्यूल भी नहीं हो सकता, लेकिन कंपाउंड क्यों नहीं होता। तो इसका रीज़न ये है कि क्योंकि रिवर जो होता है उसमें हमारे पास बहुत सी तरह की चीज़ें होती हैं। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि इसी तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि रिवर वाटर एक जनरल टर्म है। अब वो कहाँ का रिवर वाटर है, किस तरफ का है, वो कैसे इलाकों से गुजर रहा है, कैसी जगहों से गुजर रहा है, तो ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो अब क्या होता है, कहीं सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा है, कहीं किसी तरीके का कंटेंट ज़्यादा है, कोई इंडस्ट्री अपना जो है वेस्ट डंप कर रही है उसके अंदर। अब वो वेस्ट जो है वो केमिकल, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अब उसी वेस्ट में कोई एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कि मिसिबल होंगे वाटर में, कुछ मिसिबल नहीं होंगे, कुछ सस्पेंडेड फॉर्म में ही रहेंगे। तो इसलिए उसमें कोई चीज़ मिक्स भी हो रही है, नहीं भी मिक्स हो रही, सॉल्ट कंटेंट्स भी हैं डिफरेंट। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो कंपाउंड है, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें होती है जो कि हम डायरेक्टली फिल्टर भी कर सकते हैं। तो इसलिए वो एक मिक्सचर होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मिसिबल और नॉन मिसिबल दोनों तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। Which of the following has 48 oxygens, 48 AMU ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में 16 AMU होते हैं, तो 48 का मतलब कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो 48 का मतलब एक 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो हमें इनमें सिर्फ ऐसा कंपाउंड देखना है जिसमें हमारे पास 3 ऑक्सीजन हो। तो इसमें है 3, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें भी 3 है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी, दोनों में 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, द कंपाउंड फेरोसिन कंटेन्स 30% आयरन, व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास फेरोसिन या आयरन का कितना वेट होता है, ठीक है। आयरन की बात हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पे आयरन का पूछा है इन्होंने, तो हम बताएंगे भाई आयरन का तो वेट जो होता है 56 होता है, ठीक है।
अब हमें देखना है कि बाकी की क्या बात हो रही है। तो उन्होंने कहा अब हम कहते हैं हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब उनके सवाल को हम समझ रहे हैं कि 30% उस पूरे में मीन्स ये हमारे पास अगर ये पूरा कंपाउंड है, ठीक है, ये पूरा कंपाउंड है हमारे पास, तो इसका जो ये 30% है ना, ये हमारे पास फेरोसिन है। ठीक है, ये उनका सवाल है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे का तकरीबन क्या वेट होगा। ठीक है, अब ये पूरे का पूछ रहे हैं, ये x हमने इसको सपोज कर लिया कि अब हमें पूरे का बताना है, लेकिन इन्होंने हमें क्या हिंट दिया है कि जो 30% एरिया है ना, उसका जो वेट है वो मींस आयरन है, 30% आयरन है, तो हमें पता चल गया 56 है। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा कि लेट सपोज वेट ऑफ द टोटल कंपाउंड इज x। ठीक है, टोटल का x है हमारे पास, और 30% ऑफ x इज 56 मींस 30% इस x का 56 है। तो x का 30% निकालने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको 0.3 से मल्टीप्लाई करा दें, या वही वाली बात आप पॉइंट हटा के 30 से डिवाइड बाय 100 कर दें। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि हमने ये चीज क्यों की। अब अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि ये x इंटू 0.3 इज इक्वल टू 56 वाली इक्वेशन बनी कैसे, तो उनके लिए एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। क्योंकि कहीं 0.3 से मल्टीप्लाई करा रहे होंगे, कहीं पे 30 डिवाइड बाय 100 से कहीं कुछ तो कहीं कुछ। तो प्री इंजीनियरिंग से जो बच्चे ताल्लुक रखते हैं उनको तो इस चीज़ों में इशू कम होगा, बट मेडिकल साइड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कभी कभी इशू हो जाता है, क्योंकि उनका मैथ्स से इतना इंटरेक्शन रहता नहीं है। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, अगर देखना चाहे तो देख लें, अगर आपको लगता है आप कॉम्पिटेंट इनफ हैं और आपको इजीली समझ आ गई, जो कि बहुत ही बेसिक है, आ गई होगी, मैट्रिक का बच्चा भी समझ सकता है, तो आप स्किप कर दीजिए वीडियो। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लेंथ है कोई भी एलिमेंट की 60 मीटर और मुझे इसका 50% निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको लिखने के कितने सारे तरीके हैं। यहाँ पे आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि 0.3 से मल्टीप्लाई कराना होता है या 30 डिवाइड बाय 100 करना होता है, क्या करना होता है परसेंटेज के लिए, क्योंकि इशू ये रहता है, कन्फ्यूजन रहती है। तो अगर मुझे इस 60 जो लेंथ है इसका 50% निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, या तो मैं इसको हाफ से डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है 50% हाफ के बराबर होता है, या मैं क्या करूंगी, उसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दूंगी। अच्छा, ये और ये एक ही बात है, इन दोनों से मैं अगर आंसर निकालूंगी तो मुझे भी मेरा आंसर मिल जाएगा, मतलब मुझे 50% मिल जाएगा मेरी इस लेंथ का। और क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो देखते हैं कि 0.5 जो बराबर होता है वो हाफ के बराबर होता है, मीन्स इसको हम रिप्लेस कर देते हैं 0.5 से, तो हमने क्या कर दिया, 0.5 भी लिख दिया। एक ही बात हो गई ना, ये भी बात एक ही है, ये भी बात एक ही है, ये भी बात एक ही है। और अगर मैं डायरेक्ट 50 को यूज करूं तो मेरे पास ऐसी वैल्यू बन जाएगी। मुझे अगर ये परसेंटेज निकालनी है तो मैं डिवाइड बाय 100 कर दूंगी टू रिमूव दिस परसेंटेज साइन। ठीक है, तो ये बताने का मकसद ये था कि परसेंटेज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब मेरे पास ये जो चारों चीजें बनी है कि इक्वेशन की इन सब से मेरे पास आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी मर्जी के वो जो फेरोसिन वाली जो कंपाउंड है उसका ये 30% है, 30% है। अब आपकी मर्जी, इसको जैसे चाहे इक्वेशन बना के करे, सारे तरीके ठीक है। ठीक है, तो अब इसको छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब जो एनईटी के स्टूडेंट होंगे उनको तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर होता है और ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से कर लेंगे। बाकी जो है, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनको कैलकुलेटर की नीड जो है नहीं होती, मतलब नीड तो जाहिर होती है लेकिन उनके पास अवेलेबल नहीं होता। तो सबसे पहले ये करेंगे, मेरी जो सबसे पहले कोशिश ये होती है कि जब भी आप कोई इक्वेशन या कुछ सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उसको पॉइंट्स में ना लिखें तो बेहतर है, पॉइंट से दूर रहें। ठीक है, पॉइंट्स को हटा दें, पॉइंट्स को हटाना बहुत आसान है, आपको सिर्फ 100 या 1000 जितने भी पॉइंट्स की वैल्यू आप चेंज कर रहे हैं आपको उससे डिवाइड कर देना, उसको फिर आप रेसिप्रोकल लें या जो भी लें, उसको अपनी इक्वेशन सिंपल बना लें, सिंपल से सिंपल बनाएं अपने सवाल को, मैथमेटिक्स बहुत आराम से हो जाएगी। और दूसरी टिप जो मैं हमेशा देती हूँ वो ये कि सवाल को अप्रॉक्स करके सॉल्व करें। ठीक है, कभी भी एक्यूरेट पे जाना ही नहीं है, एक्यूरेट करना ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैंने 100 को ऊपर भेज दिया, 30 को नीचे, तो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये होगा, अब मैं क्या करूंगी, मैं अब देखें यहाँ पे वही वाली बात आ गई, अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू देखूं
100 डिवाइड बाय 30 की तो मेरे पास कुछ ऐसी आएगी, 30 डिवाइड बाय कुछ 3.333 ऐसे करके। बट जो मैंने कहा कि हमें यहाँ अप्रॉक्स लेकर चलना है, हर चीज़ अप्रॉक्सीमेटली करनी है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये मेरे पास तकरीबन 3, मैंने 0.3 को 3.3 को मैंने अज्यूम ही नहीं किया, मैंने समझा बस 3 है। 30 डिवाइड बाय 100 और 100 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 3। तो अब मेरा क्वेश्चन भी इजी हो गया। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 168। अब ये 168 आंसर है, इसको हम लेकर चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं कि ये किससे सबसे ज्यादा करीब है। और जैसे कि मैंने पहले कहा, आपको पॉइंट्स एलिमिनेट करना हो तो 50 जो 556 डिवाइड होगा 0.3 से, तो आप सिर्फ पॉइंट हटा देंगे इसका, तो ये डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, बाय 10 आ जाएगा, और ऊपर जाके आप मल्टीप्लाई करा देंगे इसको यहाँ हटा के, तो आपकी सवाल सिंपल हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास हम वापस आ चुके हैं अपने क्वेश्चन पे, और हमारा जो आंसर आया था उधर वो था 168, सॉरी 168 हमारा आंसर आया था अपनी अप्रॉक्स कैलकुलेशन से। अब हमें यहाँ करना है। अब यहाँ पे अगर आपको पहले तो मुझे सबसे ज्यादा पता चल रहा है कि 186 के करीब है, 186 मेरा आंसर होना चाहिए, जो कि नियरेस्ट है भी इससे। मगर इनकेस आपको अप्रॉक्स के सवाल में कंफ्यूजन हो कभी कि यार मुझे तो अब मैं क्या हिसाब लगाऊं कि ये किससे ज्यादा करीब है, तो कुछ भी नहीं करें, सिंपली ये क्या करें, अपने पास एक बिल्कुल रफ नंबर लाइन बना लें। भाई ये 0 है मेरे पास, ये 1000 है, ठीक है, ये मेरे पास 500 है, ठीक है। अब अपनी सारी चीजों को प्लॉट कर लें कि जो 93 है वो मेरे पास तकरीबन इधर होगा, ए ऑप्शन जो है वो इधर होगा तकरीबन। 186 मेरे पास तकरीबन इधर होगा, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरे पास तकरीबन इधर होगा, 372, बल्कि हमें 1000 का बनाने की जरूरत ही नहीं थी, 500 ही काफी है। और मेरे पास 390 इधर होगा कोई, ठीक है। अब अपने प्लॉट करें अपने आंसर को, ये जो आपके पास ये है, तो ये बी के सबसे करीब होगा, क्योंकि 186 ये था, ये तो 300 है, ये तो 93 है, तो इस तरफ कहीं होगा 168। तो अब देखें ये किससे सबसे ज्यादा करीब है, ये बी के सबसे ज्यादा करीब है, तो बस बी ही फिर आपका आंसर होगा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन दिखने में बड़ी लग रही है, समझा रही हूँ क्योंकि टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन ये जो चीज़ है अप्रॉक्स करने वाली, ये एक ट्रिक है सॉल्व करने की, खास तौर पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस, क्योंकि एम कैट में बेसिकली आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो जितना अप्रॉक्स लेकर चलेंगे और उतना आप मेजरमेंट देखेंगे, आपको बहुत ही ईजी रहेगा। और ये जो चीज़ कभी भी कंफ्यूजन हो तो इस चीज़ को अप्लाई करना है। The atomic weight of an element can be best determined by, तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आंसर होगा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है 83, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% ऑफ सल्फर, इट्स मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट इज। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास एक आयरन क्वेश्चन वाला जैसा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा, वही मेथड होगा। एक्स कंसीडर करेंगे होल मॉलिक्यूल को एंड उसका फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो उसके लिए एक वीडियो है जिसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया कि टोटल को एक्स कंसीडर किया, देन उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3.4 डिवाइडेड बाय 100 से। अच्छा, ये वाली जो अप्रोच होती है, मैंने कहा कि डिफरेंट मेथड्स हैं, आपको जैसे बेहतर लगता है परसेंटेज के लिए आप वैसे करें। मुझे ये वाला मेथड ईजीएस्ट लगता है क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स जो एनईडी का एंट्री टेस्ट नहीं दे रहे, क्योंकि एनईडी के अलावा जितने भी होते हैं वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो जितनी मैथ्स की इक्वेशन सिंपल होती है उतना ईजी टू सॉल्व होती है। तो इसीलिए यहाँ पे फिर मैंने ये वाली अप्रोच यूज़ की कि परसेंटेज का साइन हटा के डिवाइड बाय 100 कर दिया जाए। देन मैंने वही तरीका फॉलो किया, उधर लेकर गए। एंड यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, ये जो चीज़ है यहाँ पर मैंने कहा ना कि पॉइंट्स नहीं रखें, जितने पॉइंट्स रखेंगे इतनी कंफ्यूजन रहेगी, पॉइंट्स को हटा दें। पॉइंट को हटाया, 10 आया, ऊपर भेज दिया, देन मल्टीप्लाई करा दिया। और यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी अपनी अप्रॉक्सीमेट वाली अप्रोच, जो कि मैंने आपसे कहा था कि जितनी चीज़ें अप्रॉक्स ले सकते हैं उतना लें, ठीक है। तो यहाँ अप्रॉक्स वाली मैंने अप्रोच लगाई, 32 34 को सेम कंसीडर कर लिया। अगर मैं दोनों को सेम कंसीडर ना करती तो मेरी वैल्यू कितनी अजीब आती, ठीक है, अजीब ही आती, 0 पॉइंट कुछ पता नहीं क्या क्या। तो इसलिए मैंने इनको
कंसीडर कर लिया। अब मैं जब इस आंसर को लेकर आऊँगी अपने क्वेश्चन में, तो अब मैं देखूँगी कि मेरा जो आंसर आया है, मीन्स ये जो 1000 आया है, ये मैच किससे कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं टाइमलाइन बनाऊँगी दोबारा से, कितनी बनेगी 2K तक की, ठीक है, और बिल्कुल मिडिल में होगा इसका 1K, ठीक है। अब मैं अपने ऑप्शंस को प्लॉट करूंगी। ये मैंने कहा ऑप्शनल काम है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो नहीं, वरना मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि 194 मेरा डायरेक्ट आंसर है। ये उनके लिए कि अगर आपको बहुत ही करीब नजर आ रहे हैं ऑप्शंस, तो तब आप ये कर सकते हैं। तो 194 ऑप्शन ए मेरा ये रहा, ठीक है। ऑप्शन बी मेरा तकरीबन यहाँ होगा, ऑप्शन सी मेरा तकरीबन यहाँ होगा, और ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल यहाँ होगा कहीं। तो अगर मैं देखूं कि मेरा जो आंसर है मीन्स 194, वो किसके सबसे ज़्यादा करीब है, वो है ये रहा, वो करीब है, और जो मेरा ये वाला आंसर है वो है 1000, ये रहा। तो ये दोनों आपस में बहुत करीब हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा आंसर है वो होगा A 194, ओके। The atomic mass unit is defined as, theoretical question है basic, 1/12 of the mass of carbon 12. The standard carbon is called C12. अच्छा जी, ये आ गया बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा कि 1 mu इज इक्वल टू। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा था कि आपको एक कोई भी वैल्यू याद कर लेनी है, आपको कोई सी भी याद कर ली, जो कि हमने अगर पिछले में याद की थी कि 166 इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg, ठीक है। kg का बहुत बड़ा रोल है, जो इनमें दो इंपॉर्टेंट मोस्ट चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, ध्यान में बिठानी है, वो है आपकी ये kg और एक ये आपका एक्सपोनेंट की पावर। तो अब हमारे पास, हमें ये पता है वैल्यू। अब यहाँ पे अगर मैं kg की वैल्यू देखूँ तो मेरे पास है ही 24, सबके 27 होता है, तो ये तो ऑप्शन मेरा हो ही नहीं सकता, ये तो पहले से ही गलत है। अब मुझे देखना है इनमें से कौन सा हो सकता है, तो अब मैं इन सबकी यूनिट कन्वर्जन कर लूंगी। यूनिट कन्वर्जन, आप कहेंगे यूनिट कन्वर्जन तो बहुत ही मुश्किल काम हो गया, सबकी एक एक करना है, यहाँ तो हमें मिनट से सॉल्व करना होता है, तो कोई मसला नहीं है, यूनिट कन्वर्जन तो बहुत आसान काम है अगर आप इस मेथड से करेंगे तो। बिल्कुल कुछ नहीं करें, यूं किया आपने, ठीक है, यहाँ लिखा 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27, ठीक है, kg। सॉरी, मैंने पता नहीं क्यों इतनी जगह कम जगह छोड़ दी यहाँ पे। और अब मुझे फिर यहाँ पे जो है कन्वर्जन लिखनी होगी, मीन्स कि 1 kg जो है वो 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। ये तो सभी को पता होगा कि के का तो मतलब ही 1000 होता है, तो के हटा के 1000 लिख दिया, एक ही बात है। तो अब इस यूनिट कन्वर्जन में मुझे क्या करना होता है कि अगर मेरे यहाँ पे kg है तो फिर ऊपर kg नहीं आ सकता, kg हमेशा काउंटर में आएगा, तो kg मैं यहाँ लिख दूंगी, और मुझे बिल्कुल इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखनी होगी जो इसके बराबर होती है, वो होती है 1000 ग्राम्स। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ग्राम्स में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो अब मेरे पास kg है, ये kg है, तो मैं kg को kg से कैंसिल कर दूंगी, kg कैंसल्ड बाय kg, तो मेरे पास क्या बचा, ग्राम्स। और अब मैं अगर सिर्फ पावर को कंसीडर करूँ तो मेरे पास है -27, अगर मैं 10 की पावर है ना दोनों, और ये क्या होगी आपकी 10 की पावर 3 है ना ये तकरीबन, तो मैं सिर्फ इनकी पावर्स को ऐड कर देती हूँ, देख लेती हूँ कि 166 तो मेरा ऐसे ही रहेगा ना। तो पावर्स है मेरे पास -27 + 3, तो मेरे पास पावर क्या बन रही है एंड में, वो है बन रही है मेरी -24। तो मीन्स मेरा पर्टिकुलर आंसर क्या बन रहा है, 1.66 इंटू 10 एक्सपोनेंट -24 इज 24 ग्राम्स। तो पहला ही ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया, तो मैं कहूँगी भाई ग्राम्स ही इसका आंसर है, क्योंकि जब मेरा आंसर ही आ गया तो मुझे बाकी की कन्वर्जन करने की देखने की ज़रूरत क्या है। अच्छा, ये कन्वर्जन बहुत इजी मेथड है, आप इस तरीके से करेंगे कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। यूनिटरी मेथड है, अच्छा है, लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाती है बच्चों को, यार डिवाइड करना था, मल्टीप्लाई करना था, क्या करना था। तो ये डायरेक्ट मेथड इजी यूज़ करें, किसी में भी टाइम हो, डिस्टेंस हो, मास हो, एनीथिंग, उसमें यूनिट अप्लाई करें और बस ख़त्म, फिर 2 सेकंड में सारा काम हो जाएगा। A combination of two or more atoms that can exist independently as a separate distinguishable unit is called। तो इसका आंसर में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि either it is molecule और a compound। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, इसको जानने की ज़रूरत है। मगर सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस देखें ना, अगर हमारा बगैर इस डेप्थ में जाए आंसर आ रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है। तो देयरफॉर हम देखेंगे कि यहाँ पे एटम नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल हाँ मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन नहीं हो सकता,
तो मॉलिक्यूल आंसर हो गया। अब ये बात आई कि भाई अगर कंपाउंड और मॉलिक्यूल दोनों लिखे होते तो तब देखा जा सकता था, क्योंकि ये दो जो डेफिनेशन है ये फिट तो दोनों पे हो रही है, मॉलिक्यूल पे भी हो रही है, कंपाउंड पे भी हो रही है। ओके, बट जो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस है इन दोनों में, जो जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो वो अगर डिफरेंस किसी को देखना है तो वो देख ले। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमेशा कभी भी मॉलिक्यूल और कंपाउंड के ऑप्शन दोनों साथ गिवन होंगे नहीं, क्योंकि इस लेवल पे इतना डेप्थ नहीं देखी जाती। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मॉलिक्यूल या कंपाउंड। ओके, नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज एंड अर्थ इज कॉल्ड द वेट। Now water is basically a compound because it cannot be an element, a mixture or a solution. It is compound. Now mass of one atom of carbon is, तो इसका हिसाब भी हम नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि एक एटम की जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है वो ग्राम्स पर मोल होता है, तो हमें काफ़ी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, वही वाली बात कि जब मेरे पास 6.02 इंटू एक्सपोनेंट 23 मेरे पास कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है, जैसे हमने कहा था ना ग्राम पर मोल, के एक मोल का इतना मास होता है। तो वही वाली बात है कि इतने मॉलिक्यूल्स का इतना मास, तो एक कार्बन का क्या होगा, बिल्कुल यही 6.02, पॉइंट भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा शायद। तो उसके बाद सिंपली सॉल्व करेंगे, 12 डिवाइडेड बाय इसको। तो एनएडी के स्टूडेंट्स के लिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि कैलकुलेटर अवेलेबल होता है उनके पास, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है इसको इसकी डेप्थ में जाने की। जो दूसरे बच्चे हैं वो सॉल्व करें इसको। तो पहली अप्रोच आपकी यही होनी चाहिए कि जो आपके पास जो 10th की पावर है 23 उसको ऊपर लेकर चले जाएं इसको, ठीक है, न्यूमरेटर में लेके आ जाएं सारी चीज़ें। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भाई 23 हमारी एक्सपोनेंट की पावर आएगी। उसके बाद क्या करें, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अप्रॉक्स लेकर चलें, अप्रॉक्स लेकर चलें, अप्रॉक्स लेकर चलें, 3 बार कह दिया मैंने, तो 3 बार आप अप्रॉक्स लेकर चलें कि 6 को 6 कंसीडर करें, 6.02 को 6 कंसीडर करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो अब आपके पास है 2 इंटू एक्सपोनेंट -23। तो अगर इसको मैं इन ऑप्शंस में कंपेयर करूं तो मेरे पास जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो पावर है उसमें माइनस नहीं है, वरना ये मेरा करेक्ट आंसर होता, तो ये तो हो नहीं सकता। सेकंड देखते हैं 1.99 इंटू एक्सपोनेंट -23, तो मेरा आंसर हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 2 के नियरेस्ट अगर मैं सबसे पहले 2 को देखूं तो 2 के नियरेस्ट भी मेरा ये है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट तो 23 है ही, तो 2 के नियरेस्ट मेरा ये दोनों ऑप्शन तो पता नहीं क्या सेम है, मैंने कोई मिसप्रिंटिंग कर दी होगी, ऑप्शन तो यही होगा आपका बी, ऑप्शन बी ही आपका आंसर होगा। पता नहीं वीडियो क्यों शुरू हो गई दोबारा। नाउ द वैल्यू ऑफ अवोगाड्रो नंबर इज, तो क्या बोलूं अब इस पे, द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4 3। The most accurate and direct method of determining atomic and molecular mass is mass spectroscopy. Value of 1 AMU is, ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, हम पिछली में सॉल्व कर चुके हैं, तो ये आप खुद सॉल्व करें, पॉज करें, बताएं क्या इसका आंसर होगा। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल ही बेसिक। तो बस इसका आंसर होगा लास्ट वाला। हो गई चीज़ याद, खत्म। चलिए जी, इसमें कहा है कि हाउ मच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन Na2CO3 10H2O। तो अब हाउ मच ऑक्सीजन इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में पूछी है, आइदर इन मास और क्वांटिटी। तो ये चीज हम देखते हैं अपने ऑप्शन से कि इन्होंने मास पूछा है भाई। सो व्हाट वी विल डू, we will just calculate the amount of oxygen atoms present in this compound. So there are 4 oxygens, 3 from here and 10 from here. Sorry, I have written 4, 3 here, 4
sorry, 3 plus 10, 13. And then we know that the molecular mass or the atomic mass of oxygen is 16. We will multiply 16 by this 13 and we'll get the answer 208 exactly. And this calculation is very easy. We can perform by really basic tricks which we learn in our initial classes, like 13 into 16 and then blah blah. Okay. That's all for this video. और अब हमने कवर कर लिए हैं 95 क्वेश्चंस, ठीक है। इनको पार्ट्स में कराने का मकसद सबसे पहले यही है कि जो भी मैं अलग अलग वीडियो बना रही हूँ वो अलग अलग टॉपिक्स हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 1 है दैट्स क्वाइट ह्यूज, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक वाइज मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। किसी टॉपिक के 20 हैं, किसी टॉपिक के 25 हैं, तो इसलिए अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह 95 कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह 180 तक कम्प्लीटली पहुंच जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।